अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आर चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, अल मलिक अल स्वाले, कमालुद्दीन, शमसुद्दीन, काजी कमालुद्दीन और एक लड़की साहिरा। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बेवा ने कहा, बेगैरतों, पहले इस सर को तन से जुदा करो, अपनी माँ का सर इस मिट्टी में फेंको, फिर काफिरों की हिमायत में लड़ना। तुम उन बेटों को भूल गए हो जिन्हें काफिर उठाकर ले गए। तुम अपनी उन बच्चियों को भूल गए हो जो काफिरों की दरिंदगी से मर चुकी हैं। तुम किसकी हिमायत में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले हुए हो? मेरे बेटे के वफादार काफिर हैं। आओ, पहले मेरी गर्दन उड़ाओ, फिर अय्यूबी के मुकाबले में जाना। नूरुद्दीन जंगी की बेवा के आंसू बह रहे थे, मुंह से झाग फूट रही थी। कमांडरों ने तलवारें नियामों में डाल ली और सर झुकाकर इधर उधर हो गए। क्या फौज ने हुक्म अदौली की है? यह खलीफा के एक मशीर की घबराई हुई आवाज थी, जिसने खलीफा के दरबार में सन्नाटा तारी कर दिया। मुहाफिजों के दस्ते बाहर निकालो, एक अमीर ने गुस्से से कहा। जमकर मुकाबला करो। थोड़ी ही देर बाद मुहाफिजों के दस्ते तैयार हो गए। उस वक्त शहरियों का हुजूम और ज्यादा बढ़ गया था। औरतें चिल्ला रही थी, दरवाजे खोल दो, हमारी असमतियों का पासबान आया है। मर्द नारे लगा रहे थे। मुहाफिज दस्तों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उस वक्त खिलाफत का काजी कमालुद्दीन सामने आ गया। वो खलीफा के दरबार में गया। काजी की हैसियत से सबसे ऊंची और काबिल एहतराम समझी जाती थी। उसने खलीफा से कहा कि अगर उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले के लिए अपनी फौज भेजी तो शहरी इस फौज पर टूट पड़ेंगे। इससे ज्यादातर नुकसान शहरियों का होगा, खाना जंगी होगी। अपने हाथों अपने बच्चों और औरतों को मरवाने के अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि सलेबी फौज जो यहां से दूर नहीं किसी मज़ाहमत के बगैर अंदर आ जाएगी। फिर आप रहेंगे ना आपकी खिलाफत, ईंट से ईंट बच जाएगी। शरीयत का हुक्म ये है कि भाई भाई के खिलाफ नहीं लड़ सकता। जरा बाहर आकर लोगों की बेताबियां देखें। क्या आप इस तूफान को रोक सकेंगे? शहर की चाबी मेरे हवाले कर दें, काजी कमालुद्दीन ने कहा। चाबी काजी के हवाले कर दी गई। उसने अपने हाथों शहर का दरवाजा खोला। शहरियों का हुजूम रुके हुए सैलाब की तरह बाहर निकला। काजी कमालुद्दीन ने चाबी सुल्तान अय्यूबी के हवाले की। सुल्तान अय्यूबी ने दो जानू होकर काजी के हाथ चूमे और उसके साथ शहर में दाखिल हुए। और जब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बेवा सामने आई तो सुल्तान अय्यूबी की सिसकियां निकल गई। नूरुद्दीन जंगी की बेवा उससे लिपट गई और बच्चों की तरह रोने लगी। उसकी हिचकियां थम नहीं रही। सुल्तान अय्यूबी के सवारों पर औरतों ने फूल फेंके, बलाएं ली और उन्हें जुलूस में अंदर ले गए। किले की चाबी भी सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दी गई। वो सबसे पहले अपने घर गए। वो दमश्क के रहने वाले थे। बड़े जज्बाती अंदाज से उन्होंने अपने उस मकान में दाखिल हुआ जहां वो पैदा हुए। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने फौज के छोटे बड़े कमांडरों को अपने मकान में बुलाया। उनके साथ बातें करके मालूम किया कि उन पर किस हद तक एतमाद किया जा सकता है। फौज की हालत और कैफियत पूछी और अपने एहकाम जारी किए। इसी दौरान उन्हें इत्तला मिली कि खलीफा अपने वफादार और मशीरों, वजीरों और अमीरों के साथ लापता हो गए। फौज के 2-3 आला एहकाम भी उनके साथ फरार हो गए थे। सुल्तान अय्यूबी फौरन उठे और फरार होने वालों के घरों पर छापे मरवाए। ये घर दरअसल महल थे। भागने वाले अपनी जानें बचाकर भागे थे। उनका माल और दौलत पीछे रह गया था। हरम की औरतें, रक्कासाएं और ऐश और अशरत का सारा सामान पीछे रह गया था। सुल्तान अय्यूबी ने उस तमाम दौलत पर कब्जा करके उसमें से कुछ बैतुल माल में दे दिया और ज्यादातर गरीबों और अपाहिजों में तकसीम कर दिया। उन्होंने खलीफा और मगरूर उमरा वगैरह के ताक़ुब की जरूरत महसूस न की। उन्होंने मिस्र और शाम की वहदत यानी एक सल्तनत का ऐलान कर दिया और अपने भाई तक़ीउद्दीन को दमश्क का अमीर गवर्नर मुकर्रर कर दिया।
दूसरे हिस्सों के नए गवर्नर मुकर्रर किए और इस सल्तनत के इस्तेकाम और दफा के इंतजामात में मसरूफ हो गए, मगर उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्टें उन्हें बता रही थी कि उसके उमरा जो अल मलिक अल स्वालेह के वफादार थे उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। यूरोपीय ममालिक से आई हुई इत्तलात से पता चला कि सलेबी बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहे हैं जिससे वो आलिम इस्लाम पर फैसला किन हमला करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा खतरा यह था कि उनके अपने उमरा उसे शिकस्त देने के लिए सैलाबियों की राह देख रहे थे, लिहाजा उनके लिए जरूरी था कि पहले उन बागियों को ठिकाने लगाए। ये मामूली सी मुहिम नहीं थी। दमश्क की फौज की अहलियत से वो वाकिफ न थे। उन्होंने फौरी तौर पर इस फौज की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्हें जहां लड़ना था वो पहाड़ी इलाका था। मौसम सरमाया में इन पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ती थी और मौसम सरमाया आ रहा था। काहिरा और दमश्क में उसे एक फर्क नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। काहिरा में सलेबी और सूडानी जासूस और तकरीबकारों की कई खुफिया अड्डे थे और वहां के लोगों पर सुल्तान अय्यूबी को पूरी तरह भरोसा नहीं था। दमश्क में भी सलेबी तकरीबकार मौजूद थे, लेकिन यहाँ कौम का बच्चा बच्चा उनके साथ था, बल्कि उनके इशारे पर आग में कूद जाने को तैयार थे। इसलिए यहाँ के लोगों के मुतालिक खतरा बहुत कम था कि वो दुश्मन के जासूसों और तकरीबकारों के आलाकार बन जाएंगे। दमश्क और शाम के लोगों ने नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में पुरवकार जिंदगी गुजारी थी। उनके वफात के बाद उनका जाती वकार खत्म हो गया था। नए हुक्मरानों ने उन्हें रियाया बना लिया था। अमीर वजीर ऐश हसरत और जाती सियासत बाजियों में मसरूफ हो गए और इंतजामिया के हाकिम लोगों के लिए वबाल जान बन गए थे। कानून का एहतराम खत्म होना शुरू हो गया था। कुब्बा खाने और शराब खाने भी खुल गए थे। 4-5 महीनों में लोगों का जीना हराम हो गया था। अनाज तक की कमी हो गई थी। लोगों को पता चला कि अनाज बाहर जा रहा है। उमरा और वज़रा ने अनाज दरपर्दा अपने हाथ में ले लिया था और दरपर्दा बाहर कहीं भेज देते थे। बाजारों में हर चीज की कीमत बढ़ गई थी और लोग तंगदस्ती महसूस करने लगे थे। वहां के लोग तंगदस्ती और फाका कशी तक बर्दाश्त करने के तैयार थे, लेकिन वो कौमी सतह से गिरने के तैयार नहीं थे। वो सलेबियों के साथ दोस्ती करने पर आमादा नहीं हो सकते थे। वो महसूस करने लगे थे कि उनके हुक्मरान उन्हें दुश्मन की झोली में डाल रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत में झोपड़ियों और फटे पुराने खेमों में रहने वालों को भी मालूम होता था कि सरकारी सतह पर क्या हो रहा है। जंग की सूरत में वो मैदान जंग की सूरत हाल से आगाह होते थे। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के मरते ही लोगों को अछूत करार दे दिया गया था। यानी आज के दौर में जिस तरह हम देखते हैं हिंदुस्तान और गिर्द निवाह में लोग हर जात के तबकात में अछूत समझते हैं, इसी तरह उस दौर में मुसलमानों को मुसलमान समझने लगे थे। उन्हें बता दिया गया था कि हुकूमत के अमूर के मुतालिक किसी को इस्तिफसार की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो मस्जिदों के इमामों को सिर्फ इसलिए मस्जिदों से निकाल दिया गया था कि वो लोगों को गैरत और जुराहियत का आवाज सुना रहे थे, हुर्मत का आवाज सुना रहे थे। खलीफा के महल और दीगर सरकारी इमारतों के करीब आना अवाम के लिए जुर्म करार दे दिया गया था। वही लोग जो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को भी रास्ते में रोक लिया करते और मुहाफिजों के और मुहाजों की खबरें सुना करते थे, अब मामूली से सरकारी एहलकार को भी देखकर हट जाया करते थे। लोग घुटन महसूस करने लगे थे। जिहाद के नारे भी मरते जा रहे थे। नारे तो मर चले थे, जज्बे इतने जल्दी नहीं मरा करते। लोगों ने चोरी छुपे मिल बैठकर सोचना शुरू कर दिया था कि वो क्या करें। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बेवा ने औरतों की एक जमात बना ली थी। इन हालात और इस घुटन में उन्हें इत्तला मिली कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आ गए हैं और फौज साथ लाए हैं, तो वो इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आई। और जब उन्हें पता चला कि खलीफा सुल्तान अय्यूबी को अपनी फौज के जोर से रोकना चाहते हैं, तो लोग फौज पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए। खलीफा के मुहाफिज दस्तों को उन्होंने बहुत बेइज्जती की थी। यही वजह थी कि खलीफा अल मलिक स्वालेह और उसके हवारी अमीर चोरों की तरह दमश्क से भाग गए और अब लोग सुल्तान अय्यूबी पर जाने कुर्बान करने के लिए बेताब थे। लोगों की इस जज्बाती कैफियत ने सुल्तान अय्यूबी का काम आसान कर दिया। औरतों में कौमी जज्बा पहले से ही बेदार था, अब ये जज्बे दहकते अंगार बन गए।
14 साल लड़कियों का एक वफद सुल्तान अय्यूबी के पास गया और ये अर्जदाश्त पेश की कि लड़कियों को मुआज पर फौज के साथ भेजा जाए और उन्हें अस्करी तरबियत दी जाए। वो जख्मियों की मरहम पट्टी के अलावा लड़ना भी चाहती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनके जज्बे को सराहते हुए कहा, मुझे जिस रोज तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम्हें घरों से निकाल दूंगा। अभी तुम्हारा मुहाज घर है, मैं तुम्हें घरों में कैदी नहीं बनाना चाहता। अगर तुम माए हो तो बच्चों को मुजाहिद बनाओ, अगर तुम बहनें हो तो भाइयों को इस्लाम के पासबान बनाओ। मैं तुम्हारी अस्करी तरबियत का बंदोबस्त कर दूंगा, मगर ये ना भूलना कि तुम्हें घरों का निजाम संभालना है। बातें करते करते जैसे अचानक उनको कोई चीज याद आ गई। उन्होंने कहा, एक मुहाज और है जिस पर तुम काम कर सकती हो। तुमने सुना होगा कि हमने खलीफा के महल और अमीरों, वजीरों और हाकिमों के घरों से बहुत सी लड़कियां बरामद की हैं। उनकी तादाद लगभग 200-300 है और वो लड़कियां यहीं कहीं पर हैं। उन्हें ढूंढो और इज्जत की जिंदगी